सभी को जोहार भाइयों। आपने पिछले दफ़ा जो फुल लेंथ का जो आपसे जो टेस्ट आपको दिया गया था उसमें आप शामिल हुए थे। और पिछली दफ़ा आपने पता नहीं वो हमने देखा, कई कॉपियाँ मैंने देखी है, उसमें मांगा कुछ गया है और लोगों ने जवाब कुछ दिया है। बड़ा अटपटा लगता है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए पहले कोठा बाका की जन्म कथा प्रकृति प्राकृतिक, इसके पीछे पूरी कथा लिख डालते हैं यहाँ से वहाँ तक, जबकि आपको सिंपल यही करना था कि आपको दो भेद बता देना था। कोठा को उत्पत्ति को लेकर के दो भेद हैं, एक प्रकृति प्राकृत भेद, दूसरा प्राकृत अपभ्रंश भेद, या उसको सदान मत भी बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ प्राकृतिक कोठा, ये प्रकृति प्राकृत का जो ये है, प्रकृति और प्राकृत का जो जो मत है, उसके आधार पर ये झाजी का ये जो है सो मत है। और इसमें इन्होंने जो दिया है आपको, मैंने बताया है आपको, उसको लिख डालना है। आपको बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ए.के. झाजी ने क्या कहा था कि प्रकृति की ध्वनियों के अनुकरण से भाषा का विकास हुआ, जिसको चूँकि प्रकृति से निकली थी इसलिए प्राकृत कहलाई। प्राकृत का अर्थ जो हुआ प्राक जोड़ कृत, जो भाषा पहले बनी, और जो भाषा पहले बनी और वही आपको प्राकृत है। बाद के दिनों में प्राकृत का ही अब जो सो अलग अलग भेदों में से किसी एक भेद का संस्कार किया गया, जो संस्कृत बनी। जब संस्कृत बन गई भाषा तो आम जनता के लिए वो जो है सो वो वर्जित कर दिया गई भाषा, और वो जो है सो तब आम जनता जो है सो कोठा जो प्राकृत बोलती रही। वही जो मूल प्राकृत है, कोठा का आधार भाषा। झाजी ने यही तो मत तो दिया है ना, कि उन्होंने जो प्रकृति में जो बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, हवा के चलने से सरसर, पक्षियों को उड़ने से फड़फड़, है ना, वो पत्थरों के लुढ़कने से गड़गड़, बादल गिरने से गड़गड़ाहट, पानी के चलने से रझरझ झरझर, ये सब ध्वनियाँ होती है। आज भी वैसे शब्द हैं, तो उनके सिर्फ चूँकि आपको यहाँ लिखना है 7 नंबर का है, तो ये समझ लीजिए कि 100 शब्दों में आप लिख डालिए। 100 शब्दों में आराम से लिखा जा सकता है, लंबा लिफाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कई लोगों ने समीक्षा कर डाला है कि उनका मत सही है, उनका मत गलत है। आप कौन होते हैं, जजमेंटल मत बनिए ना। जो मांगा गया है आप उससे नहीं बात करिए। वो फलाने ने सही कहा, ये मत सबसे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगे या बुरा क्या मतलब है। आप झाजी के मत को पूछा है, झाजी के मत को लिख दीजिए। वैसे जिक्र करना हो तो दोनों को कर दीजिए कि हमारे पास जो है सो प्रकृति प्राकृत मत भी है और प्राकृत अपभ्रंश मत भी है। बस इतना तो लिखना था, पूरी कहानी लोग लिख जाते हैं। अब लिंग विधान पर है क्या, कि लिंग विधान में सीधा से कहना है कि लिंग का अर्थ है योनि चिन्ह। योनि चिन्ह को देख करके लोग लिंग विधान करते थे, यही प्रकृति का नियम रहा है तब से भी और आज भी। आज कोठा समाज में या कोठा भाषा में उसी प्राकृतिक लिंग का अनुसरण होता है। और कई जो इसके अतिरिक्त जो है सो थोड़ा एक दूसरा तरीका भी है। एक तो है कि प्राकृतिक ढंग से हम विधान करते हैं लिंग के आधार पर, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जिसको नेचुरल लिंग बोल सकते हैं। तब यहाँ है क्या कि आपको कोठा में प्राकृतिक लिंग के विधान है, लेकिन आपको स्त्रीलिंग बनाने का भी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ है। जैसे ई प्रत्यय, इन प्रत्यय, ऐन प्रत्यय, वैन प्रत्यय, है ना, आयन प्रत्यय, षडवायन, नौवायन, तेलिन, कुर्मिन, कोयरिन, मामी, ये सब जो बहुत सारे भेद है उसको लिख डालिए, है ना। और फिर इस तरह से देखेंगे कि आप, लेकिन ये सारे जो है सो भेद आपके क्रिया रूप को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे हवा चलो है ना, हिंदी में हवा चलती है ना, चाहे यहाँ पर हवा बहो है, यहाँ कोई लिंग का फर्क नहीं पड़ता। मतलब है कि कर्ता और कर्म के लिंग जो है सो हमारे कोठा वाक्य को प्रभावित नहीं करते हैं। और इसमें अगर आप डालेंगे लिंग विधान, या विधान की बात पूछा रहा है, लिंग प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसलिए आप दे सकते हैं कि ये जो है सो इस तरह कोठा के 3 जो लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग,
जितने, अगर स्त्री योनि चिन्ह से है तो स्त्रीलिंग है, पुरुष योनि चिन्ह से तो पुल्लिंग है, बाकी जितनी चीज़ें सब ये में है, आपको उभय लिंग में क्या नाम है, नपुंसक लिंग में चले जाते हैं, जो जिसमें कोई लिंग चिन्ह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको उभय लिंग भी एक श्रेणी में कई लोगों ने बांटा है। जैसे कि मान लें कि पठरू चाहे हाँ गोरू हुआ, है ना। गोरू खाने से तो यहाँ कोई लोग बैल के अर्थ में लेते हैं, है ना। जैसे डांगर हुआ, तो डांगर तो आपका उसमें कोई ये नहीं है ना। देखिएगा कि आपको चाहे बोलेगा कि लेरू, बाछी हो चाहे बाछा हो, लेरू बोलते हैं, तो वहाँ उभय लिंग हो गया उसको, है ना। उसको बोल सकते हैं कि उसको, तो कुल मिला करके हमारे यहाँ 3 लिंग है। उसको लिखेंगे कि लास्ट लिंग विधान पूछ रहे, लिंग के किस तरह विधान किया जाता है उसको इम्पोर्टेंट वो लिखिए। उसके बाद इस तरह से 3 जो है सो लास्ट में उसको दीजिए कि इस तरह से 3 जो है सो हमारे मैंने भेद है। इस तरह स्त्री योनि चिन्ह पर आधार पर स्त्रीलिंग, पुरुष योनि चिन्ह पर पुल्लिंग, और जिसको कोई लिंग नहीं है, जितना इंद्रिय पदार्थ हैं या फिर जो छोटे हैं या फिर सब बिल्कुल उसको कोई लिंग नहीं है। ठीक है, ये छोटे आकार में जो होते हैं, जैसे मान लें कि हम लोग अगर उभय लिंग नहीं डालेंगे तो बोल सकते हैं जो जीव जिसका लिंग है अगर छोटे आधार पर है ना, छोटे जीवों के लिए प्रति हम जो उसको लिंग का ये नहीं करते हैं। जैसे आप वही कहा कि लेरू हुआ, पठरू हुआ, है ना, तो वो तो पुल्लिंग हो सकता है। इसलिए वो छौवा हुआ, है ना, गीदर हुआ। छौवा बोलेंगे, छौवा तो बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। ये सब चीज़ जो उसके अंदर चले आते हैं, है ना, वो उसको जो है सो उभय लिंग में चले आते हैं। इस तरह से लास्ट में उसको मत दीजिएगा, मत तीनों जो है ना उसको। पहले तरीका क्या है यहाँ विधान करने का, प्राकृतिक लिंग के आधार पर हम लोग करते हैं। आलतू फालतू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंग क्या है, कैसे है, कोई ज़रूरत नहीं है। लिंग पूछता है कि लिंग माने क्या, तब आप दे सकते थे, है ना। यहाँ कोठा लिंग विधान के थोड़ा सा दे सकते हैं कि भाई लिंग माने हो चिन्ह, और योनि चिन्ह के आधार पर लिंग निर्णय वो है। दूसरा है कि कारक माने की, यहाँ पूछ रहा है कारक माने की खोटा कारक की विशेषता बताओ। बहुत जगह एक खोटा कारक की विशेषता बतावा है तो कारक माने भी की लिखने लगते हैं लोग। कारक के सारे भेदों को लिख डालते हैं, 8 भेद को, जबकि खाली विशेषता पूछता है। विशेषता पर फोकस करिए ना। विशेषता में क्या है, 6 विशेषता, आपको 4-5 विशेषता है। एक विशेषता है कि आपको जो कर्म कारक है और अधिकरण संबंध कारक, कर्म कारक और संबंध कारक दोनों की विभक्तियाँ लगभग से है। जैसे राम के बुलावो है कर्म कारक, राम के हकई संबंध कारक, राम के बुलावो है के, राम के हकावो है नहीं, राम के हकई राम का है संबंध कारक, है ना। तो यह दोनों का विभक्ति सेम है कि जैसे हामिन के हकई, हामिन के बुलावो है। लेकिन फिर आपको एक वचन जो होगा जैसे तोरा बुलावो हो, हिंदी में थोड़ा फर्क हो जाएगा। तोरा वहाँ रा है मेरा, वहाँ जो है सो तुमको बुलाता है, वहाँ हो जाएगा, वहाँ को है। लेकिन आपको बहुवचन में दोनों सेम है। राम के बुलावो है, राम तो आपको संज्ञा शब्द हुआ, वहाँ भी राम के मार ले, है ना। फिर है कि राम के हक, रावण के हक या राम के हक, दोनों सेम हो रहा है। तो वहाँ लिखेंगे कर्ता कारक, अन्य कर्म कारक और संबंध कारक की विभक्ति लगभग सेम। उदाहरण फिर है क्या कि आपको कर्ण कारक और अधिकरण कारक की विभक्ति सेम, यहाँ ई, है ना। जैसे सोटाई मार ले, सोटाई मार ले में सोटा से मारा, ठीक है ना। कोराई हई माना गोद में है, यहाँ विभक्ति दोनों जगह लगा, वहाँ भी यह लगा। सोटाई मार ले, ये सोटा से मारा कर्ण कारक, और कोराई है, चाहे बोलेगा कि सोटाई है, क्या है, सोटाई गांठ है,
सोंटा में गांठ है, तो संबंध कारक हो गया, नहीं अधिकरण कारक हुआ। सोंटाएँ गांठ है, चाहे सोंटाएँ गांठ है, और सोंटाएँ मारले, वहाँ करण कारक हुआ। सोंटा से मारा करण कारक हुआ, और सोंटाएँ गांठ है अधिकरण कारक हुआ। तो दोनों की विभक्ति सेम है, ये विशेषता हमारी है ना। फिर है कि आपको संप्रदान कारक की विभक्ति बहुत ज़्यादा है, ले, लाए, लागिन, लेल, खातिर, है ना। जैसे ओकरे लेल ले लियो, ओकरे लेल किन लिए, तोरे ले किन लियो, हैं, तोरे लागिन किन लियो, चाहे तोरे खातिर किनल ही है, नहीं बोलते हैं ना, ले, लाए, लागिन, है ना। तो वो आप फिर आपको देखिएगा कि अपदान कारक की विभक्ति है, ले है ना। हमारे यहाँ ले विभक्ति जो है सो जो ये है, जैसे तुलना में बहुत स्पष्ट, बहुत प्रच्छन्न रूप से मिलता है। जैसे सीता गीताले तेज है, ये कपड़वा ले बेस है, ये कितबिया कुतबुआ ले बेस है। ले जो तुलना करते हैं हमारे यहाँ खोटा में बहुत प्रसन्न है, यह हमारी विशेषता है। तो फिर एक विशेषता हुई क्या कि कर्म कारक संबंध कारक की विभक्ति सेम है, करण कारक और अधिकरण कारक की विभक्ति सेम है। उसमें ले की, अब देखिए संप्रदान कारक में भी ले है, अपदान कारक में भी ले है, वहाँ भी कुछ समानता मिल रही है। लेकिन यहाँ है कि हमारे यहाँ जो है सो जो तुलना है वो बहुत प्रच्छन्न है। यद्यपि हिंदी के नकल से हम लोग से का प्रयोग करने लगे, घर से निकल ले, जबकि घर ले बाहर भेले, घर ले बाहर भेले नहीं। तो ये जो है सो गाड़ी ले नाभले या लाभ नहीं, गाड़ी से लाभ ले, ये जो आपको कौन कारक हुआ, अपदान कारक हुआ, विविध हुआ ना। मगर गाड़ी से आप गाड़ी से अले मतलब गाड़ियाँ अले, रिक्शा अले और रिक्शा ले ना भले, ये दोनों है ना। इस तरह जो है सो आपको वहाँ कर्म कारक में और संबंध कारक में, अधिकरण कारक में, और वो उसमें करण का अधिकरण कारक करण कारक में सेम विभक्ति है। उसके बाद ले हमारा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है अपदान कारक में, जो तुलना में वो है। उदाहरण देकर के संप्रदान कारक की बहुत सारी विभक्तियां हैं। फिर आपको ये क्या नाम है, संबोधन कारक की भी बहुत सारी विभक्तियां हैं, है ना। बस ये खोटा ले, अगर उतने भाषण देवे हो तो दे देवे, अगर टाइम बचल है तो। चूँकि खोटा शुरू में जैसे को है कि चूँकि अपन मिट्टी में जन्मल है, अपन माटी की भाषा है, से खातिर यहाँ के जो उबड़ खाबड़पन है वो यहाँ झलको है, ठीक है। इतना काफ़ी है, लंबा चौड़ा कर 100 शब्द में हो जाएगा, नहीं होगा, बिंदुवार तो लिखना है। मान लिया यहाँ कारक मार के यहाँ प्रत्यय माने कि प्रत्यय यहाँ ऑब्लिक में क्या कहते हैं भाई जी लोग, प्रत्यय रूप से दोनों को लिख डालते हैं, किसी एक को करना है ना। ऑब्लिक है मतलब इधर उपसर्ग या प्रत्यय, किसी एक को करना है, हम दोनों को लिख डालते हैं। कई लड़कों ने ऐसा लिखा है। अब पूरी परिभाषा प्रत्यय माने की ठीक है तो दे सकते हैं कि प्रत्यय माने शब्द के जो आगे मैं शब्दांश लगो है, शब्द या शब्दांश लगो है ओकरा प्रत्यय कहल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ खोटा प्रत्यय की भेद बताओ। खोटा प्रत्यय क्योंकि बहुत सारा भेद है तो एक एक करके देते जाइए। बहुत सारा सिंपल में जैसे आपको बोलेंगे कि ये इसका जैसे लिंगी बोधक प्रत्यय, वचन बोधक प्रत्यय, काल बोधक प्रत्यय, है ना। उसके बाद जो है सो आपको इसमें जो है सो कर्तृ प्रत्यय, पढ़वैया, पढ़निहार, नहीं, बहुवचन बोधक प्रत्यय, है ना। जैसे क्या है बहुवचन बोधक प्रत्यय में
आइन, यस, आइन वैन, गुला गुलिन, हाँ, ऋण खीन सब है ना। तो ये सब जो है सो आपको प्रत्यय ही है, एक एक नंबर से देते जाए ना, ये स्त्री बोधक प्रत्यय, क्योंकि फिर उधर डिटेल से जाएगा ना, फिर आपको फिर काल बोधक, इसमें बहु विशेषण बनावे के प्रत्यय, पढ़ से पढ़ल, देख से देखल, सुन से सुनल, कह से कहल, विशेषण बन जा रहा है। नहीं नहीं, देखा हुआ है, विशेषण है, ठीक है ना। तो ये सब बन जाता है। इससे ज़्यादा क्या लिखना है, बिंदुवार लिख जाइए, 5 से 6 बिंदु बहुत, ठीक है। अगला है 7-7 गो प्रत्यय आहना मुहावरा के, दोनों को 7-7 को प्रत्यय लिख करके उसको वाक्य में प्रयोग करें तो बहुत आसान है। मुहावरा हमारा पर कोई जरूरी नहीं है, आप अपना वाला रखिएगा, याद होगा तो, हिंदी वाला छोड़ करके अपना खोटा में अगर होगा तो फिर यह सहयोग के लिए हम देवे कि आपको लिस्ट है ना। फिर यहाँ की है लिपि माने की, लिपि है, लिपि माने की, लिपि का सीधा बोलेंगे कि हर भाषा के देश को, हर भाषा के मन भाषा का आधार है ध्वनि, हर भाषा के अपन ध्वनि है वो है ना। और ध्वनि चिन्ह, कोनो भाषा के सभी ध्वनि चिन्ह के जो समन्वित रूप है या समुच्चय है वो लिपि है। ऐसे मान ला कि खोट्ठा में, खोट्ठा के खोट्ठा भाषा है, ओकर अपन लिपि है, नहीं ओकर अपन ध्वनि है, ध्वनि चिन्ह के कहल जाए वर्ण चाहे अक्षर, ध्वनि चिन्ह के कहल जाए ध्वनि चाहे अक्षर। और सभी अक्षर या सभी ध्वनि के जो ध्वनि चिन्ह है ओकर समन्वित रूप जो है वो लिपि है, जकर से लेखन का काम है वो है। लेखन बोल जाए कोठा में उखरान, जैसे से उखरान के काम हो वो है, ये लिपि है। बस 2 लाइन में से लिखना कि भाषा के आधार है साड़ा, और साड़ा चिन्ह के कहल जाए वर्ण, न भाषा के आधार साड़ा, हर भाषा के अपन साड़ा के एगो, हर भाषा का हम साड़ा है वो, हर भाषा के या सारा समूह है, और सारा चिन्ह के कहल जाए वर्ण या अक्षर। और कोनो भाषा के सार सब जैसे मन साड़ा के चिन्ह जैसे समन्वित रूप, मन कंप्लीट मन समन्वित रूप जो है वो है समुच्चय रूप लिपि है। ये परिभाषा में देख लो। अब है कि खोठा लिपि के प्रयोग से हानि लाभ बतावा। खोठा लिपि के प्रयोग से हानि है, लाभ नहीं है। हाँ, लाभ खाली इतने हो तो कि भाई हमारी भाषा की अपनी लिपि है, गौरव बोध होगा, अपनी लिपि है, बट क्या है इसके अलावे आपको कोई लाभ नहीं होना है। लर्निंग प्रोसेस में वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। बच्चे ऑलरेडी 2 लिपि जानते हैं, देवनागरी और रोमन, तीसरी लिपि दी जाएगी तो बाद अरुचि पैदा होगी, अरुचि पैदा होगी तो बच्चे लिखना सीखना जरूरी नहीं समझेंगे, ड्रॉप आउट हो जाएगा। भाषा अपने क्षेत्र में सिमट कर रह जाएगी। हमारा अल्टीमेट गोल है आपको विश्व स्तर पर पहुंचाना, है ना। वो जो है सो आपको इसलिए वो बाधित होगा। आप अपने क्षेत्र, बल्कि अपने क्षेत्र नहीं, अपने क्षेत्र से भी रुचि कम हो जाएगी। लोग एक अलग से लिपि सीखना पसंद नहीं करेंगे। जब अलग से लिपि सीखना पसंद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक भाषा के प्रति उनका रुचि खत्म हो जाएगी, भाषा विकास रुक जाएगा। इसलिए खोठा के अपन लिपि पर फिल्म एखन वर्तमान में देश को है, एखन खोठा के अपन लिपि में लिखे के दरकार नहीं है। एक नंबर तो है ही नहीं, और जे कोनो है वो साइंटिफिक ना है, वो वैज्ञानिक नहीं हो, वैज्ञानिकता की कमी है, ठीक है ना। मैंने हम से लिखे खोजो ये उकर में ना हो पा रहा हो। तो ये सिंपल है, आराम से लिखा जा सकता है इसको 100 शब्दों में। इसमें भाषा मानकीकरण के माने की है वो है। मानकीकरण मतलब क्या है कि जब कोनो भाषा के बहुत सारा क्षेत्रीय भेद रहो है तब वो भाषा के एक कॉमन फॉर्म बनावे के चेष्टा के मानकीकरण कर जाए। कोई भाषा के जब बहुत सारा क्षेत्रीय भेद रहो है तो ओकर सभी क्षेत्रीय भेद मिला करके एक कॉमन फॉर्म जे समन्वित रूप जे चेष्टा है ओकर मानकीकरण कल जाए।
है ना। खोटा भाषा अब है कि भाषा खोटा भाषा, चूँकि जिस खोटा भाषा क्षेत्र के भौगोलिक जो है ये है विभिन्नता बहुत भारी है। पहाड़ पर्वत के मतलब जोग्राफिकल जो बैरियर है, भौगोलिक जो बाधा बहुत ज़्यादा है, नदी है, कम्युनिकेशन गैप है, तकर चलते जो है सो यहाँ छः गोली एकर बनल है भेद। अब आज की तारीख में खोटा भाषा झारखंड की द्वितीय राजभाषा है ना। तो आज जो है से ओकर मानकीकरण की जरूरत भई गेले है, ठीक है ना। मानकीकरण के की दरकार है, यहाँ बोलेगा कि दरकार है, इसलिए बताना होगा क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों मानकीकरण करेंगे। मानकीकरण माने की है वो है ना। नहीं प्रोसेस मत लिखिए, कैसे करेंगे, नमूना संकलन करेंगे, वो करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, वो नहीं यहाँ मांग रहा है। सिर्फ मांग रहा है कि मानकीकरण का मतलब क्या है, खोटा के मानकीकरण की अभी क्यों जरूरी है। खोटा का जरूरी ये है कि आज द्वितीय राजभाषा बनी हुई है कुछ, है ना। तो जाहिर है कि वो कार्यालय में प्रयोग की भाषा होनी चाहिए, एक कॉमन फॉर्म होना चाहिए। वो जो है सो एमए से लेकर के प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होती है, जाहिर है किताबें चाहिए। किताबों लेखन के लिए जो अलग अलग भेद में तो किताब सही नहीं होगा, कोई एक कॉमन फॉर्म चाहिए, इसलिए मानकीकरण जरूरी है। फिर है कि आपको जेपीएससी जैसी जो सबसे राज्य स्तर के सबसे बड़ी परीक्षा के पे शामिल है, या जितनी नियुक्ति परीक्षाओं सब में एक विषय के रूप में शामिल है। अब वहाँ तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे कॉमन फॉर्म होने से वो किताबें बनेगी, कॉमन किताबें बनेगी, है ना। इसलिए आज के तारीख में इसकी ज़रूरत है, की दरकार है। ये परिच करा, इसको जितना बढ़िया से लिख सकिए। द्वितीय राजभाषा है, एमए से लेकर तक पढ़ा है, वो है, हर विभिन्न नियुक्ति परीक्षा में शामिल है। एक किताब की दरकार है, दस्तावेज बनने की दरकार है ना। ऑफिशियल में ऑफिस में प्रयोग करे की दरकार है ना। इसलिए कर मानकीकरण जरूरी है। छः के भेद में यदि आदमी अलग से चूचू की मुराबा बन जीते ना, कोई सिखरिया में लिखते, कोई बगल जिसमें आपको इसमें संतल प्रज्ञा में लीजिए, कोई हजारीबगिया में लिखते, एक कॉमन फॉर्म होना चाहिए। इतने सर है, आराम से हो जाएगा इसको। फिर है कि वचन माने की, सीधा वचन माने तो वही बोली वचन, सीधा बोली। वचन माने साधारण शाब्दिक करते बोली वचन, लेकिन व्याकरण में वचन माने हुए संख्या, ठीक है ना। और संख्या बोधन के जैसे भी तरीका है वो है ना। वो है एक और एक ले बेसी के बहुवचन मानल जाए। खोटा में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। अब एक वचन से बहुवचन बोध कराए खातिर हमें यहाँ जैसे ऐन और वैन प्रत्यय के प्रयोग हुआ है, और ऐन वैन और गुलैन ऋण खीन के भी प्रयोग है ना। जैसे ओखिन, तखिन, सखिन, है ना। हमरिन, तोहरिन, मुखरिन, एक भी प्रयोग उदाहरण दे दे भाई हुआ, एक प्रयोग हुआ। मतलब वचन बोध खातिर 3 किस्म के प्रत्यय हुआ है, माने ऐन, छगरियन, है ना। फिर लड़कियन, माने इकारांत शब्द में ऐन, और बाकी आकारांत, उकारांत शब्द में सब में वैन। लड़कवैन, पेनवैन, है ना, चकुवैन, है ना। जैसे तो जो है सो आपको ये खोटा वचन के ऊपर लिखा, मतलब वचन बोध का ये सब प्रत्यय डाल करके हम लोग वचन बोध कराते हैं। और जो है सो थोड़ा भाषा में शिष्टता बोध करने के लिए, मैंने अल्टीमेट गोल है कि भाषा स्वीकार्य हो, भाषा में शिष्टता आवे, भाषा को जो है सो सार्वजनिक स्वीकृति मिले, तकर खातिर जो है से सिखरिया क्षेत्र में हमारे प्रचलित है, ओकरा भी मान्यता करल गए कि ऐन वैन नहीं, क्या नाम है, गुला गुलिन के भी मान्यता दिल गए। जैसे मास्टरनी गुलिन, नेता गुलिन, है ना, छुआ गुलिन, शिष्टता बोध हुआ है। तो मास्टरनियन थोड़ा शिष्टता हुआ है, मास्टरवैन, नेतवैन थोड़ा शिष्टता है। तो ओकर जगह मास्टर गुला, मास्टर नेता, चाहे सब एगो सब विदेश को है, सब
बहुवचन में सब भी, लेकिन खोट्ठा में सब नहीं है एक्चुअली, ये मैथिली का असर है। सब, नैना सब, छुआ बच्चा सब, बोलते नैना सब, बोले नैना, नैना सब, बच्चे सब, हाँ नेता सब, सब हिंदी, चूँकि हिंदी का है वो, हम सब, तो वो हिंदी का इसलिए उसको अवॉइड कर दिया। लेकिन हिंदी के असर से प्रयोग हाँ वो है, लेकिन अनावश्यक है। जब हम कोटा की बात करें तो उसकी क्या जरूरत है ना। अगर समय है तो दे सकते हैं, लेकिन यह मूल रूप से कोटा का नहीं है। ठीक है। खोटा वाक्य के ऊपर बंगला वाक्य का असर लिखा। बंगला सीधा रहना है कि आपको, मैंने यह है कि भाषा लेन देन की भाषा है, सीधा भाषा के एकांत में विकास ना हुआ है, भाषा लेन देन के परिणाम है। भाषा चूँकि सामाजिक वस्तु है और समाज में लेन देन मेल जोल चलते रहो है, नाता रिश्ते चलो है, और भाषा समाज के विकास हो है। सही रकम समाज के विकास के संगे भाषा का विकास हो है, और भाषा में भी लेन देन, एक भाषा से दूसरा भाषा, दूसरा भाषा तीसरा भाषा पे आवाजाही चलते रहे, उससे भाषा के विकास है वो है। ठीक है ना। तो यह ऐसी भाषा, चूँकि बंगला खोटा के पड़ोसी भाषा है कहे, बगल के भाषा है कहे, तकर चलते बंगला भाषा के प्रभाव खोटा भाषा में पड़ल है। साहित्य के प्रसार हम नहीं देखेंगे, भाषा का असर देखेंगे। भाषा में कौन कौन शब्द है, शब्द आया है, ध्वनि आया है, नहीं ध्वनि आया है, दोही, हाँ दोही से खट्ठा से खोट्ठा, दोही से दोही, है ना, ये ध्वनि आई है ना। फिर आपको देखिएगा कि वो उसका भी असर है, गुलिन गुला वाला भी, गुलिन गुला जो हम लोग के असर है, बहुत चौड़े क्षेत्र में प्रयोग होता है बहुवचन बोध के लिए, मूल रूप से मंगला का है वो गुला, उसके प्रभाव से हम लोग गुलिन का प्रयोग करते हैं। एक तो दूसरा उप्रभाव हुआ। फिर आपको देखिएगा कि वो भाषा का असर में शब्द आया, कौन कौन है, तो बोलेंगे डीम, चूल, गिदौर, है ना, चाहे खमार खरिहान को, चाली कुदाल को, है ना, बाछूर बछड़े को, हाँ माछ, है ना, मछली को, ठीक है ना, डीम अंडे को, है ना, ये सब आया हुआ है। ठीक है ना। ये सब बहुत सारे शब्द है आपके पास, लिस्ट हम दिखाई भी करिए थे। हाँ उतना अपनी नोट्स में भी है काफ़ी, है ना, उतना लिख डालेंगे। तो इसमें आराम, ये सब 10 नंबर का है, तो 10 नंबर जानते हैं 200 शब्द कमे में आपको 100 शब्द में पूरा हो जाएगा ये। तो समय तो आपको बचता जाएगा कहीं कहीं ना, कहीं जाएगा तो कहीं कम में होगा, कहीं कम होगा तो बेसी में। इसलिए विदाउट एनी फियर, भूत मत बनने दीजिए खोटा को, खोटा भूत है सारा माथा में सवार हो गया, उसको हवार मत होने दीजिए। हम बढ़िया करेंगे, ये दिमाग में रहिए, हम बढ़िया लिखेंगे, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन एकदम लिख डालना है, समझे। इसलिए उसको मैंने अकॉर्डिंगली जो मांगेगा ना, उससे हट के मांगने से समय आपका अनावश्यक चला जाएगा। मैंने कारक का, मैं एक जगह मैंने कारक का प्रत्यय नहीं पूछा है, न कारक माने की नहीं पूछा, कल तक कारक की विशेषता बता हुआ। ठीक है, ये तो ऊपर खोटा वाक्य के ऊपर बंगला सा, खोटा वाक्य कुरमाली के वैसे समानता, तो ये भी आराम से 50-60 शब्दों में आराम से जा सकता है, 100 शब्दों में। लोक कथा की विशेषता, अब लोक कथा की परिभाषा की जरूरत नहीं है, विशेषता बताना है। 8-10 बिंदु में विशेषता है, अश्लीलता का भाव है ना, अपन जैसे क्या नाम है, सरल सहज शब्द के प्रयोग है, आकार में थोड़ी छोट छाट हो है ना। फिर है कि एक में मानवेतर प्राणी की बहुत ज़्यादा संख्या पावल जा है ना। फिर है कि खोटा लोक कथा, हाँ ये सब 6-7 बिंदु है ना, आपको देखेंगे उसमें। हाँ मौखिक रहो है, कोई रचनाकार नहीं रहो है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इस समाज की संपत्ति है क्या, थाती है कि सब देख सकते हैं ना। हाँ ये सब बिंदुवार लिख डालिए आप, ज़्यादा खोटा लोक कथा की विशेषता बतावा।
एकदम आराम से लिखा जाए तो 10-15 पॉइंट में नहीं। फिर है कि लोकगीत एक माने की यहाँ दे सकता है कि लोकगीत माने की लोक में गावल गीत, लोक में प्रचलित गीत और लोक विषय में गावल गीत, लोक निर्मित गीत। लोक निर्मित माने जे लोक जे जकर कोई माने ट्रेडमार्क ना माने वो गीत है गोटा समाज के गीत है ना, गोटा खोटा सामाजिक गीत है, वो खोटा लोकगीत है। चाहे बोल सको कि माने जे मौखिकी रहो है जो कि विशेषता बताओ, यहाँ देखिए कि यहाँ विशेषता बता रहा है और महत्व बता रहा है ना। इसको इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा जाएगा, महत्व भी बताना है, विशेषता भी बताना है। बिंदु भर 8 बिंदु इसको लिखिए, 8 बिंदु उसको लिखिए, 16 लाइन इधर होगा और इधर मान 20 लाइन में 200 शब्द 10 नंबर का है। 20 लाइन लिखेंगे तो 20 दही 200 शब्द। सर लोकगीत और लोक कथा का दोनों का विशेषता तो सेम। लोक कथा की विशेषता और लोक गाथा लोकगीत और दोनों को देखिए, ये गद्य विधा है लोक कथा, ये पद्य विधा है। ये कथा है ना भाई तो गद्य में है, ये गीत में है, फर्क है ना। तो ये जैसे गीतात्मक है, ये कथात्मक है, कहानी है नहीं। तो ये जो है सो पूछ सकते हैं लोक कथा और गाथा में भी भेद, कथा और गाथा में भेद का क्या है, माने कथा गद्य में रहो है, गाथा जैसे पद्य में रहो है। दुइयों में कथा है, लेकिन एगो गीतात्मक कथा है, एगो कथात्मक कथा है। लोक गाथा लंबा चौड़ा रहो है ना, ओकर में लोक गाथा सबके माने लोक गाथा में कोई बहुत बड़ा चरित्र के, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी के, बहुत बड़ा योद्धा के, बहुत बड़ा राजा के है ना, चाहे बहुत बड़ा नायक के, सामाजिक नायक एकर उकर पर बरो है, उकर कहनी रहो है। जबकि यहाँ तो लोक कथा में कुछ और है पर, छोट छोट राजा रानी कुछ और है पर, सियार पाउल सबके रह पा रहे, चिल कौआ के भी रह पा रहे नहीं, केकरो रह पा रही छोटे छोटे। जबकि ओकर कथा है कि 7-7 दिन तक चलो है, ओकरा गावल जाए, समूह में गावल जाए, ओकर पीछे को लोक मान्यता है, एक पीछे को लोक कोई लोक मान्यता नहीं है। ओकर पीछे लोक मान्यता ये है कि गाय गोरु के जो फूट एंड माउथ एंड फूट डिजीज हुआ है ओकरा ठीक है, कोरा चपका वाला ठीक हो जाए, ये लोग मानता है। चाहे फुर्सत के बारे में गावल जाए, शादी में, ब्याह में, कोई शुभ अवसर पर, जन्म में, छठी में तखनी गावल जाए। खरिहान में गावे वाला एक दल है वो है, जबकि एकर में जो है सो दल में कथा नहीं कहल जाए, अकेला कहल जाए। सुनवैया के दल रहो है, लेकिन कहवैया जैसे एगो रहो है, और ओकर में गवैयो बेसी रहो थी यार, सुनवैयो बेसी रहो थी दियो। और एक दिन में ये एक सिटिंग में लोक कथा एक सिटिंग में कई को कहल जाए पारे, जबकि लोक गाथा पूर्वे खातिर 7 दिन लगतो, 7 इतना था खंड में। खोठा में जो है लोक गाथा है, महाराई है, ये 9 खंड में विभाजित है बस। उसके अलावा लोकगीत माने कि तो आप देख ही रहे हैं, कोठा लोकगीत की विशेषता बताओ, महत्व बता हुआ। कोठार साहित्य काल विभाजन दिन मने के आधार है पता हुआ, बस कुछ नहीं। काल विभाजन माने क्या, ठीक है ना। काल विभाजन क्यों करते हैं? काल विभाजन कोई भी चीज के विस्तारित रूप में जाने बुझे समझे खातिर एक नज़र में देखल नहीं जा पा रहे। समय इतना जैसे को समय एक अनंत प्रवाह है, और समय के एक सिरा से दूसरा सिरा तक एक नज़र में देखना संभव ना है, तब ओकरा खंड खंड में देखे के चेष्टा करल जाए। तो जब कोनो साहित्य के पूरा परंपरा के जब देखे के जे कहल जाए, पूछा है कि कोठा का साहित्य काल विभाजन, ठीक है, यहाँ काल विभाजन माने नहीं पूछ रहा है, फिर भी दे सकते हैं। तो जो है सो
जब पूरा परंपरा के जब भिन्न भिन्न काल में बांटल जाए, और एकर में भिन्न भिन्न विद्वान के भिन्न भिन्न मत है। दिनमणि जी के मत है ऐसा नहीं, ये आधार पर मैंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहलाती है। बस बी.एन. ओधार के मत को दे सकते हैं कि कालू भजन का तो बी.एन. ओधार के मत को लिखा, बी.एन. ओधार के मत को भी दे सकते हैं कि किन आधारों पर इन्होंने, आपके पास है मैटर, है ना। 5 गो सवाल के उत्तर लिखे यहाँ जो है सो शिवनाथ प्रमाणिक और दामोदर कोराए। दामोदर कोराए क्या है कि आप ऊपर लिखा, इसके ऊपर लिखना है। तो दामोदर कोराए क्या है कि आपको एक खंड काव्य है ना, वो एक मैंने खंड काव्य है कि इतना खंड में बटाइल है, मैंने कई खंड है, 9 है ना, हाँ 9 गिना देव कितना बटाइल है ना। और एकर में एक कथा है, एक काल्पनिक कथा है जे चेसगांव गढ़ के आधार पर बुनल गए कथा के, है ना, कि अंकसर में एगो मगध से राजा आवो है उमादित्य, और अंकसर नाम के गढ़ बनावो है, साम्राज्य स्थापित करो है। आदिवासी सबके बीच में जैसे थोड़ा बीच में कन्फ्लिक्ट हो है, ओकर बेटा है काल केतु, काल केतु के बेटा है कमल केतु, और कमल केतु और एगो आदिवासी लड़की सरंचीज के बीच में प्रेम हो है, और एकर जकरा कमल काल केतु के पसंद ना है, लेकिन कमल केतु और द्वियोग के बीच में प्रेम माने प्रेम पोगा जाए मैंने जन्म हुआ है प्रेम, और उकरे आधार पर भी बाद में सब एक आदिवासी और सदान दोनों के एक समन्वित साम्राज्य के कल्पना करो थी, है ना। और जैसे काल्पनिक एक साम्राज्य स्थापना करो थी, और अंत में कि जैसे एक मेला लगल रहा है, बौद्ध मेला आश्विन महीना में, तो बाढ़ में मैंने बिजली मैंने क्या नाम है कोरा बिजली मार हो तब क्या बोलते हैं उसको, वज्रपात। वज्रपात में सरंची मर जाए तो कमल भी जब ओकरा देखो है तो ओकर प्राण उड़ जाए। कुल मिला करके ये एगो दुखांत माने खंड का भकै, लेकिन ललित भी खंड का है, चूँकि भाषा बहुत ललित भाषा है ना। और एक पीछे उद्देश्य है, उद्देश्य में क्या है, झारखंड में आदिवासी और सदान के मध्य में जो भिन्न भेद है, वो भिन्न भेद के पाटे के दूर करे के एक मिसाल पेश करते कि झारखंड के कल्याण तबे होते है जब यहाँ के सदान और आदिवासी एक हवे, ठीक है ना। एक पीछे की कल्पना यही है, ठीक है ना। मूल उद्देश्य है कि झारखंड एकता, झारखंड के 2 तत्व प्रमुख तत्व है सदान और आदिवासी। अभी दोनों में मतभेद है, तक चलते झारखंड मूवमेंट भी बहुत पिछड़ी बन गए रहे तखन, जब दोनों एक गलती जेएमएम गठन के बाद तब ताकत मिलो है। तो झारखंडी एकता के पैरोकार है, झारखंडी एकता के जैसे एक मूल उद्देश्य ये है ना। और जो है सो बहुत ललित ढंग से ललित शब्द का प्रयोग है, से वास्ते ललित काव्य भी कहल जाए पारे, है ना। एक अंत दुख में है वो है, दोनों नायक नायक मर जाती से वास्ते दुखांत भी कहल जाए पारे, है ना। और एक में जो है सो एक कोई एक आधार भी है, थोड़ा सा बिना आधार के तो हो ना। एक आधार जैसे भाई चेसगांव गढ़ है, मुझे कुछ अवशेष है होकर पधारा है, तो इतना कुल यही विशेषता तो है बता रहा है। क्या है, कोराए के ऊपर ही लिखा, ज़्यादा क्या लिख नहीं सकते हैं आप। शिवनाथ को नीठा प्रगतिवादी कवि शिवनाथ के कौन है, श्रीनिवास मानवरी। अब प्रगतिवाद क्या है उसको पहले परिभाषित कीजिए। प्रगतिवाद साहित्य का एक वाद है, एक कालखंड में साहित्य को प्रभावित किया है, जिसका आधार है मार्क्सवाद, मार्क्स थियरी, मार्क्सवादी सिद्धांत। अब मार्क्सवादी सिद्धांत ने पूरे विश्व के साहित्य को प्रभावित किया है। वही उसी को यथार्थवाद भी बोलते हैं, उसी को प्रगतिवाद भी बोलते हैं, है ना। इसलिए वो जो है सो
पाणिनि जी के शुरुआती दौर की रचना में प्रगतिशीलता का प्रभाव ना है, श्रृंगार का प्रभाव है, लेकिन बाद के दौर में मतलब 80 में 75-76 के बाद के जो दौर है ओकर में उनका प्रगतिशील तत्व आवो है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हो थी, और उनके जितना रचना है सब में प्रगतिशीलता के तत्व है ना। और प्रगतिशील का मतलब क्या है? आम आदमी की बात कहना, उसके साहित्य के विषय आम आदमी हो, समाज का बिल्कुल दलित वो आदमी उसका पात्र हो, जिसके हर शब्द शब्द में आम आदमी खड़ा हो, वो प्रगतिशील साहित्य है। आम आदमी का रगड़ा रगड़ी, आम आदमी का संघर्ष, आदमी का मुठभेड़, हर आदमी के समय से आदमी रोज समय से लड़ता है ना भाई, अपने समय से लड़े जा रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी नहीं देख रहे हैं, समय के साथ बेचारा भिड़ल है। आज नसीब उम्र घटा दिलो तो आज ओकरा बाहर कर दिलो, उन्हें फलना परीक्षा अमान्य कर दिलो, JPSC में साला ये हो, समय के साथ भिड़त नहीं भाई, अब भिड़े में संघर्ष कर रहे हैं। वो भिड़ंत हो, वो कॉमन मैन का भिड़ंत वहाँ दिखाई पड़ता है। कॉमन मैन जो दलित है, जो रोज़ खटो है मगर पेट नहीं भरो है, खटते खटते बेचारा खियाए घिस जाए, ख़त्म भे जाए, लेकिन ओकर दुख के अंत ना हो है। वैसे न आदमी के जब पात्र बनाओ है साहित्य के, वो हो जाए प्रगतिशील साहित्य, है ना। और वो के पैरोकार है ना मार्क्सवादी दर्शन, इक्वल बंटवारा पूंजी का। तो ये जैसे मार्क्सवादी दर्शन के माने इनकर 75 के आसपास, 75 के बाद जैसे इनकर जो रचना है घनघोर प्रगतिवादी रचना है। इनकर हर शब्द शब्द में आम आदमी खड़ा है ना। सरल शब्द की चितेरा है ये, सरल शब्द में बहुत गंभीर बात कहल थी। वो की चिन्हत हमरा जेकर आँखें गिद्ध चिल लकड़ा। अरे हमको क्या पहचानेगा जिसकी आंखों में गिद्ध चिल और लकड़ा बसता है? हमको क्या पहचानेगा? वो तो मेरा दुश्मन है। वो की चिन्हत हमरा जेकर आँखें गिद्ध चिल लकड़ा, है ना। क्या ना खैट खैर दिन रात जकर नखे पेटे भात, ककर नखे गाते लुगा, ककर कापे जाड़े गात, आ केकर मुँह से बाहर आए छोलल छोलल बात, है ना। मान भूमि के माटी तरे, है ना, मानिक मोती हीरा फरे, तो ही एक लोग पैटक जलाई मोरे। एकदम हैंडसम हो जाएगा, ऐसा बढ़िया लिखेंगे तो आप उदाहरण दीजिएगा तो। नहीं, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर ऊँच गाछ रे, ओकर खातिर ऊँच चलन, तोर खातिर गाछ रे। तेरी नियति है बेटा नाचने की, नाचो, जितना तकलीफ काटना है तुम सहो, तेरे नियति में तेरे भाग्य में यही है ना। फिर बोलते हैं कि आज नहीं तो कैल हमारी बात माने हा तो, और घोड़े काटा दांते धे टाने हा तो। मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मेरी बात मानो, आज नहीं तो कल तुमको तेरी समस्या के समाधान के तीसरा नहीं आने वाला है, तुमको स्वयं भिड़ना है, तब कुछ होगा, ठीक है ना। ये मीठा प्रगतिवादी कवि है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। बल्कि अंतिम दौर तो एकदम पूरा लबालब भरल है इनके मार्क्सवाद से, कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ये कह दिल थी कि यह जो है सो आधुनिक युग के गीता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का गीता क्या है? युद्ध काव्य है। वो महाभारत सिरजा है। जब इसको मोह हो गया अर्जुन को कि कैसे मारें, तो चाचा है, उधर गुरुजी है, उधर फूफा है, उधर मामा खड़े हैं, शल्य मारें, किसको मारें, भीष्म पितामह मारें, आए बाप सब अपने हैं, किसको मारें। तो मोह हो गया तो धनुष रख दिया। कृष्ण जी सोचे हो गया छुट्टी, अब युद्ध कैसे होगा? बोला ये बेटा को समझाओ बढ़िया से। उसको समझाया कि बबुआ तुम जो बोल रहे हो ना, तेरा फूफा और मामा और चाचा कोई नहीं है, मैं हूँ, सब मुझ में है, तुम भी मुझ में हो, तुम मुझको नहीं मार रहे, मुझको मार रहे हो। ये उचित अनुचित का झगड़ा है, न्याय अन्याय का झगड़ा है, इसलिए तैयार हो जाओ, है ना। बंटवारे का झगड़ा है, इसलिए तैयार हो जाओ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यही तो बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ये ना है। तो
इसी का झगड़ा तो है आज के युग की गीता है। ये जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट इज द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। यही सॉल्यूशन है आज के युग के लिए। महाभारत यही सिरजेगा। आज में जो समाज में ये है, अंतिम लड़ाई का कम्युनिस्ट की ही लड़ाई होगी, मार्क्सवादी दर्शन ही प्रभावी होगा। उन्होंने कह डाला है इसको। ये तो जितना बढ़िया लिखे वहाँ तो लिखेले ही हो भावुत होने के, है ना। तो दूसरा है कि एक जहाज की महत्व प्रवृत्ति बतावा। साहित्यिक प्रवृत्ति की है उनका, माई माटी मातृभाषा मानुष जल जंगल जमीन। इससे हट करके उन्होंने कुछ नहीं किया है। विशेषता यह है कि उन्होंने श्रृंगार पटार को बिल्कुल हटा दिया है। नो माने श्रृंगार, नो सौंदर्य, नो दिखावटी, नो बनावटी, है ना। एकदम उन्होंने एकदम हटा दिया है कि जीवन का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। खाने के लिए जीना चाहिए, नहीं जीने के लिए खाना चाहिए, है ना। हमको आदमी के लिए जीना चाहिए, अपने लिए नहीं जीना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए। एक एक मिनट का समय का उपयोग होना चाहिए, है ना। यस सर, जुगे की गीता अनुवाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कि सर एक उसी को बोला गया है, पांडे जी ने उनको बोला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कि एक अनुवाद है सर? नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, जो तो अंग्रेजी में है ना, मान लीजिए उसे जर्मनी में होगा, मान लीजिए, फिर उसको अंग्रेजी बना होगा, अंग्रेजी से फिर हिंदी बना होगा, हिंदी से उन्होंने उसका खोटा में काव्यात्मक अनुवाद है, काव्य अनुवाद है, वो गद्य में न है, इन्होंने पद्य में कर डाला है ना। बाँच मतलब क्या होता है? बाँच, हाँ? बाँच, वो मोर चाहे बाँच रे, बाँच बात समझ, बचना, मरो चाहे बचो, मरो चाहे जियो। सर, इसका मतलब नाच बांदर नाच रे का एक बार बता सकते हैं मतलब? नाच मादर नाच रहे मतलब है कि झारखंडी जनता, तेरी यही दुर्गति है, तुमको सहना है, तुम सहो। तुम्हारा नाचना तेरे गति है, तुमको ये दुख भोगना तेरी नियति में लिखा हुआ है। तुम गुस्सा से बोल रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ करके नाचो, नहीं करोगे तो नाचोगे। नाच बंदर नाच रहे, मोर चाहे बाँच रहे, मरो चाहे जियो, बेटा तुमको नाचना है, कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है तो फिर खड़ा हो जाओ, है ना। लास्ट में बोलते हैं ना, सहज सहज रखा जे धन, है ना, सहज सहज रखा जे धन, घुराए दे सुगुमे अखन। अभी वापस कर दो चुपचाप। जे दिन लोग मिल बह रही तो जमा खाए, से दिन जिस दिन लोग निकल जाएंगे ना दल बना करके, इस दिन तेरे लिए परेशानी होगी। ये चित्रण उन्होंने गरीबी का चित्रण किया है छोटे शब्दों में। भूखे जमा बीन खाए, जिसको खेत में लगाने वाला बीज को आदमी भूखे खा रहा है ना। या फिर वो है, बोलता है कि पोहना देखी लागे दांत, मेहमान को देखा बेहोश हो गया, क्योंकि घर में अपने खाने के लिए ठिकाना नहीं था, मेहमान आएगा तो क्या खिलाएंगे। ये गरीबी का चित्रण क्या हो सकता है। फिर बोलता है कि कोई मरबो नहीं करे जो एक पेट खाईती, कोई दिन भोज खाते। इतनी माने दयनीय स्थिति है कि किसी के मरने तक की कामना करता है भूख के मारे। सरल शब्दों में इतना गंभीर चित्रण किया है उन्होंने। ये पानुली की बात है। माने उनके हर शब्द शब्द में आम आदमी खड़ा है। उनमें भी यही बात दोहरा सकते हैं, झाजी में भी। उनके हर शब्द शब्द में माय माटी मातृभाषा मानुष मानुषी, औरतों के बड़े पैरोकार है ये। औरत जाति के अधिकार की बात, मनुष्य महिलाओं को मानुषी मानने की बात। उसको आज तो हम ऐसी प्रवृत्ति है कि 4 गो औरत और 2 आदमी जाल थी। मैंने आदमी नहीं है औरत, सब आदमी मैंने आदमी मैन, बट औरतिया बोलता है कि 2 आदमी हल थी या 4 औरत चाहल थी। तो वो आदमी औरतिया सब आदमी नहीं है।
ये कहना कि मतलब वो मानुषी है, वो भी मानुषी है, तुमको जितना राइट है उसको भी उतना राइट है ना। इसलिए वहाँ कोई भेद नहीं है। ज्ञान का उन्होंने बड़ा क्या कहा कि हम स्वागत करते हैं उसका, चाहे जिस भी कोना में हो, जहाँ भी हो, हम उस ज्ञान का स्वागत करते हैं जिसने मनुष्य को आगे बढ़ाया। ज्ञान का मतलब अब स्वागत होना चाहिए, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे वहाँ हो, चाहे यहाँ हो, देसी हो, चाहे विदेशी हो, हर अच्छी चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, है ना। वेद में भी लिखा गया, वो तो लंबा चौड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन है ना, भाषण होने से तो बहुत हो जाता है, लेकिन आप लिखिए उतना ही, है ना। तो ये सब चीज़ जो है विश्वनाथ नागर के छायावाद, बहुत अच्छा लेख आपके पास मिलेगा हरा वाला किताब में, छायावाद का देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। छायावाद का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। फिर है कि श्याम सुंदर महतो की खोटा साहित्य योगदान, इनको भी योग एकदम सीधा लिखे। योगदान में हमारे इतना पूरा जिंदगी लिखेंगे, पढ़ना कहाँ, शादी कहाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। लिखे इनका जन्म इतना ईस्वी में हुआ, आज ये इतने तारीख में है, और अब कॉलेज के समय से ही ये जो है सो साहित्य की ओर उनका झुकाव था, और यह दिन दिन गहराता चला गया। शुरू में हिंदी में लिखते थे, बाद में अंग्रेजी खोठा में लिखना शुरू किया, और आज जीवन पर्यंत वो लिखते रहे, है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं उनका आधार माई माटी मातृभाषा मानुष है ना। बल्कि माई माटी मातृभाषा मानुष हर जगह में घुसाइए, हर झारखंडी साहित्य में तो चलेगा, है ना। सब रचनाकार उससे प्रभावित है। माई माटी मातृभाषा मानुष, ये भेजा हुआ है आपको, ये एक झा का फार्मूला है। माने ये प्रगतिवाद का टोटल खोटा साहित्य जो है सो आपको प्रगतिवाद से एकदम लबालब भरा हुआ, उसका आरंभ ही लोग प्रगतिवाद है। समूचे खोटा साहित्य इससे हट के एक भी रचना नहीं मिलेगी। अगर विकल्प से का को मैंने अपवाद स्वरूप मिल जाए तो अनदर थिंग, लेकिन जितना रचना, जितनी रचनाएं भी मिलेगी, कथा में, कहानी में, जितनी भी चीज़ें, सब में माई माटी मातृभाषा मानुष जल जंगल जमीन, कॉमन मैन, ठीक है। ये जो है सो आपको ये सब तो आराम से लिखा जा सकता है, कुछ नहीं सोहराय पर हम तो कहेगा कि एगो खाली संस्कृति पर पढ़ लीजिए, हो जाएगा काफ़ी। करम पढ़िए, सोहराय पढ़िए, सरोल पढ़िए, कुछ पढ़ लीजिए, कोई न कोई एगो पूछबे कर तो, है ना। उग्रवाद हेठे अब एक ही सबको संक्षेपण करा था, बहुत आराम से लिखल जा सको है। मान यहाँ बोल सकते हैं क्या है कि जहाँ जहाँ प्राकृतिक सोझा सूझे मान आबदार जगवे सौरभ मिलतो तहाँ बोल सको है कि अनाज प्रभाव है। माने कि यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो है सो प्रकृति से अनाज के गढ़िया नाता है, जे रकम गौतम बुद्ध, अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, पेरियार और उस सब के स्थापित संस्था, इस सब गुलाम में वह अनाज प्रभाव पावल जाए। नहीं, हम इतना लंबा चौड़ा क्या लेंगे, हम सबको चर्चा कर देंगे कि अनाज प्रभाव मतलब जहाँ प्राकृतिक अनाज के सीधा संबंध प्राकृतिक है, प्राकृतिक नियम से है, और वह नियम जो अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, पेरियार, गौतम बुद्ध, इस सब के आंदोलन में और उस सब से गठित संस्था में ये अनाज प्रभावकारी रहा है। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। अगर 100 शब्द में है तो 33 शब्द में कर डालिए। फिर है कि यहाँ देल गद्यांश के होठा अनुवाद कर उल्टा करा, वो अनुवाद करा एकदम आराम से। इतरी सभे बाटे ले भारे उनमें बाबे थन में गुने गन में गए। यहाँ तो मतलब इस तरह सब तरह से देखने से, है ना, यहाँ एक ही अर्थ हुआ। अब विश्लेषण करने से
मैंने खोठा में जो है सो बात के मोह के मैंने ये जो सो संक्षेप करने का है ना, अनुवाद करने का है। हाँ, लिखल जा सको नेनू मने मक्खन, मक्खन मन निकल है, मैं सब बात को बढ़िया किससे भी जिसका है कि सभी इसको भाव, दो तरह का अनुवाद होता है, एक शब्दानुवाद है, एक भावानुवाद है ना। यहाँ जो है सो इस तरह सभी तरह अच्छी तरह से सभी बातों को सुनने समझने के बाद और उसको मंथन करने के बाद जो सार रूप में जो प्राप्त होता है ना, वो सार क्या है कि सब समाज को साथ लेकर के सरल सहज रास्ते में चलना साहित्य का काम है, साहित्य का उद्देश्य है और इसकी जिम्मेवारी साहित्यकार के माथे में है। सब बात को अच्छी तरह से देखने समझने के बाद सार रूप में ये है कि समाज को सरल सहज रास्ते में लेकर चलना ही साहित्य का उद्देश्य है और साहित्यकार की ये जिम्मेवारी है। यही न है कि सब माथे चिकित्सक दाई जिम्मेवारी साहित्यकार के माथे, समाज के सकतवा संगठवा कामटा लागे साहित्यिक सही काम, समाज को संगठित करना मजबूत करना ही साहित्य का असली काम है ना। यहाँ इसको भी कह सकते हैं कि अनुवाद करा तू जुगनमा दे दी हो, विकल्प से देना है भैया, एक दोनों को ना करे हो, कोई एगो करे है ना, एक हिंदी से खोठा आएगा, खोठा से हिंदी नहीं आएगा, हिंदी से खोठा करना होगा, उस दोनों को है ना। देखिए वहाँ आपको वो ये रहेगा जो आपको ये है ना, ये रहेगा आपको अपठित गद्यांश जो है ना, ये रहेगा आपको, ये क्या नाम है खोठा में है ना। बाकी अनुवाद भी रहेगा आपको, वो भी रहेगा खोठा में, संक्षेपन खोठा में रहेगा संक्षेप, और हिंदी जो रहेगा उसको खोठा अनुवाद करना है, हिंदी में रहेगा उसको खोठा अनुवाद करना है। और जो को खोठा रहेगा एक ठोक अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको करना है, ठीक है। अब आज छोड़ा, नेक्स्ट टाइम करना, बड़े टाइम हो गलो, कुछ बुझेले।